Good morning, students. Plus 2 class Geography, 7th July. Chapter 7 चला हुआ है and this is the last video of this chapter because इसके बाद ये चैप्टर की सभी वीडियोस आपने अच्छे तरीके से देखनी हैं और मैं हॉलीडेज़ के बाद होने वाले चैप्टर्स का टेस्ट भी कंडक्ट करना चाहती हूँ। आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एम्पावर्ड वर्कर्स, सशक्त कर्मी क्या होते हैं? एम्पावर्ड वर्कर वो पर्सन होते हैं, दोज आर एम्पावर्ड वर्कर्स ऑफ द क्वाटनरी सेक्टर्स एज वेल एज क्वाइनरी सेक्टर्स विच आर एमर्ज एट ए स्लो रेट। मतलब जो ऐसे काम करने वाले लोग जो फोर्थ सेक्टर और फिफ्थ सेक्टर दोनों के ही काम में हाथ बटाते हैं और धीरे धीरे उस इंडस्ट्री को या उस सेक्टर को ऊपर की तरफ उठा रहे हों। दे रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ डेवलपिंग इन द हायरार्ची ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आत्म यथाकरण बोलते हैं इसे। आत्म यथार्थीकरण की आवश्यकता से, सेल्फ एक्चुअलेशन की नहीं मैं बता रही थी, ये उद्यम करता आर्थिक क्रियाओं में पद सोपान, स्टेप टू स्टेप जो चीज़ें होनी हैं उस चीज़ को, डेवलपमेंट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। हेयर इज़ नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलेशन, आत्म यथार्थीकरण की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हम यह नहीं कह सकते धन और सुरक्षा की नहीं, बल्कि सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत होती है। बल्कि कई तरीके से जीवन में अगर अपने गुणवत्ता लानी है, एम्फेसाइज द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हैव फेल्ड इन क्रिएटिविटी इन इंडिविजुअल वैल्यूज़। इंडिविजुअल वैल्यूज़ में अगर वो पिछड़ रहे हैं या फिर अच्छे तरीके से उस एक्टिविटी में गुणवत्ता लाने के लिए ये चीज़ें काम में आती हैं। द अबव मेंशन changes tell us about the future. With the growth of freedom of the information and communication, people will try to apply them to workplace. They will arrive to facility and receiving training and become highly skilled workers. They were also more and more on their own activities. A large number of them will be have flexible working arrangements. Some will be choose with the personality fulfillment and across their concerned for natural environment and social issues. ये वो होते हैं जो किसी भी क्रियाक्रम, किसी भी कार्यक्रम को या किसी भी एक्टिविटी को चलाने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करने वाले लोग, ये एक मैनेजमेंट करने वाले लोग इसमें गिने जाते हैं। उसके बाद है क्वाटनरी एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटी नई किस्म के क्रियाकलाप हैं। इसमें पिछले कुछ वर्षों में ही इसमें बहुत ज़्यादा आया है। इसके अंदर क्या चीज़ होती है? This is a specialized and complex category of activities which is mainly concerned with the knowledge such as education, information, research and development. इसके अंदर जिसको नॉलेज होती है एजुकेशन की, किसी भी फर्म को अगर आप चलाना चाह रहे हैं उसकी आपको फुली तरीके से नॉलेज होगी, एजुकेशन होगी, इंफॉर्मेशन होगी, रिसर्च किया हुआ होगा और डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ें ज़रूरत है वो सब चीज़ें आपको पता होगी। The term quaternary basis refer to the more and more intellectual occupations which task think, research and development आए, जिसके पास बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हुआ हो, शोध किया हुआ और चिंतन का विचार देने वाले लोग इस कैटेगरी में आते हैं। और ये जो कैटेगरी है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। किसी भी पोर्शन में अगर एक मैनेजमेंट और एक रिसर्च सेंटर या रिसर्च करने वाले लोग हैं तो वो फर्म दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करता हुआ चलता है। क्वाटनरी सेक्टर्स के अंदर कौन से आते हैं? ये आर्थिक विकास के साथ साथ चतुर्थ तृतीय सेक्टर के क्रियाकलाप बड़ी तेज़ी से, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की बजाय ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसमें अधिक से अधिक लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? नॉलेज की ज़रूरत होती है।
बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेज सेक्टर्स भी इसे बोला जाता है। डिमांड इन सर्विसेज इन इंटरनल वेरी फास्ट, बहुत फास्ट तरीके से डिमांड और ये चीज़ें देखी जाती हैं। टैक्स कंसलेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्टैटिस्टिक्स, पर्सनल वर्किंग, ये सब चीज़ें यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, क्लासरूम, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, ये सब इसी एक्टिविटी में आने वाले लोग हैं। नेक्स्ट है क्वार्नरीज एक्टिविटी या पंचम प्रकार के क्रियाकलाप। पीपल जिसमें अंगेज रहते हैं इन हाई लेवल डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसीज मेकिंग प्लेटफॉर्म। क्वेनरी एक्टिविटीज़, ईटी एक्टिविटीज़ आर सबटली डिफरेंट फ्रॉम द, मतलब इससे चौथी प्रकार की एक्टिविटी से पांचवें प्रकार को वैसे तो चेंज किया नहीं जाता। अगर हम देखें तो फोर्थ और फिफ्थ टाइप के सेक्टर्स होते हैं उनको डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो डेवलपमेंट और जो रिसर्च करने वाले लोग हैं ना वो उसी कैटेगरी के मिलेंगे जो मैनेजमेंट वाले होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसको हमें पढ़ना पड़े तो ये अलग तरीके के किस तरीके से हैं। पंचम क्रियाकलापों में उन सेवाओं का होता है जो नवीन और वर्तमान विचारों का देख के आंकड़ों की व्याख्या करेगा, प्रयोग करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा और उन डाटा को भी वो अप्लाई करने की कोशिश करेगा, यहाँ से उनको अप्लाई करने की कोशिश करेगा और उसे एक इसको हम क्या बोला जाता है, यहाँ थोड़ा सा ब्रॉड कर देती हूँ मैं इसको। जो पीपल हैं उसे गोल्ड कॉलर के नाम से जाता है, स्वर्ण कॉलर, मतलब ये सुपीरियर होते हैं सबसे। अगर एक इंडस्ट्री हमने स्टेबल की है तो इसमें गोल्डन कॉलर जिसके होंगे वो सुपीरियर होगा। इसका मतलब वो सबसे ऊंचाई पे रहने वाला, सब चीज़ें मैनेजमेंट करने वाला लोग है। इसमें व्यावसायिक कर्मचारी, वैज्ञानिक परामर्शदाता, इस टाइप के लोग इसके अंदर आते हैं। उसके बाद है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या है? बाह्य स्रोत। आप लोग कई बार ये देखते हैं कि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी किसी भी काम को करने की अगर हम सोचते भी हैं तो लोगों का सबसे पहले पैसा कमाने की अगर जिद होगी तो वो लोग बाहर की तरफ भागते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब है बाह्य स्रोत, मतलब बाहर की तरफ लोगों का जाना, रुझान हो जाना। इसका मतलब क्या है कि किसी भी आउटसोर्सिंग इज़ अ न्यू ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कंसर्न विद द गिविंग वर्क ऑन द आउटसाइड एजेंसी के द्वारा दिया जाने वाला काम। इट एजेंसी इज बेटर, किसी को कितने लाख का पैकेज मिल रहा है, किसी को किसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी के हैं, ये उनको एक बढ़िया पैकेज के थ्रू यूरोप में, अफ्रीका में और इस तरीके से ले जाते हैं और इस तरीके से वहाँ के लोगों को की बजाय ये बाहर के जो लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ के लोग जाते हैं दुबई में, जाते हैं पैसा कमाने, ऑस्ट्रेलिया में इंडिया आधे से ज़्यादा बसा हुआ है। इस तरीके के लोग जो हैं वो आउटसोर्सिंग के अकॉर्डिंग आते हैं। अब ये आउटसोर्सिंग जो है वो बेनिफिशियल है या नहीं है, ये देखने की ज़रूरत है। बेनिफिशियल का मतलब क्यों है कि आउटसोर्सिंग जो है वो बेनिफिशियल क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, अगर इंडिया में कोई लोग आते हैं, इंडिया में अगर किसी ने आके यहाँ बसना है और वो अच्छी टेक्नोलॉजी लिए हुए है, तो क्या इंडिया में रहने वाली पॉपुलेशन या यंग पॉपुलेशन के काम को ख़त्म नहीं किया जा रहा है? अगर बाहर देशों में कहीं कोई जाए ही ना और इंडिया के वर्कर्स, इंडिया के डॉक्टर्स, इंडिया के साइंटिस्ट इंडिया में ही रह के अपनी सारे रिसर्च करें, तो क्या इंडिया डेवलपिंग कंट्री में आगे नहीं चला जाएगा? यही चीज़ें देखने के लिए ये किया जा रहा है कि इस पर रोक लगानी चाहिए। जो नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग है ना, KPO, उसके तहत ये दिखाया गया है कि ये ठीक है, ये चीज़ें हैं, बट अगर हमें इंडिया के अंदर ये चीज़ें चलानी हैं, यहाँ है KPO वगैरह, ये है, अगर हमें ये चीज़ें चलानी हैं तो हमें रोक लगानी पड़ेगी उन लोगों पे, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे। अनुसंधान, विकास क्रियाएं, ई-लर्निंग, ट्रेड, रिसर्च, ये सब चीज़ें इंडिया में ही रह जाएं। अब एक मेडिकल सर्विस ऑफ ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया। भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की एक सबसे बड़ा टास्क चला हुआ है कि भारत में बहुत तेज़ी गति से ये फास्ट मूवमेंट में है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर बाहर देशों से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और वो किस लिए आ रहे हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल,
एनवायरनमेंट ऐसा है जिससे कि लोग बिना दवाइयाँ और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट की वजह से ठीक हो रहे हैं। भारत में ये पर्यटन चिकित्सा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें बहुत बड़े दर्जे के हॉस्पिटल अपना काम कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। भारत बाहर के देशों में जो खर्चा होता है उसका लगभग 1/4 ही इंडिया के अंदर खर्चा लगाया जा रहा है। खर्चा कम है यहाँ पे। अगर किसी बीमारी का इलाज विदेश में कराओगे तो वो लाखों करोड़ों में जाएगा और यहाँ कराओगे तो वो हज़ारों में रह जाएगा। तो मेडिकल टूरिज़्म जो है वो बहुत फैला हुआ है। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, बहुत सारे देशों से लोग इस चीज़ के लिए आ रहे हैं। भारत में स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल, बहुत सारी जगहों से लोग यहाँ रोगियों का इलाज करवाने के लिए आते हैं। जो चिकित्सा अपने उसमें मेडिकल टूरिज़्म इज़ कम्बाइंड फ्रॉम द एक्टिविटी मेडिकल टूरिज़्म, इसके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के अंदर काम करते हैं उसे कहते हैं। अब ये कुछ कॉलर्स दिए हुए हैं, रेड, गोल्ड, वाइट एंड ब्लू। रेड कॉलर जो है वो सेकेंडरी, सबसे पहले रेड कॉलर सबसे इसकी थोड़ी थोड़ी पहचान बनाई गई है मैंने। रेड कॉलर है प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड, मतलब खून पसीने से कमाने वाले लोग। रेड कलर खून पसीने से कमाने वाले लोग हैं। सेकंड है गोल्ड। गोल्ड का मतलब क्वाटनरी एक्टिविटीज़, पंचम क्रियाएं, जिन्हें सिर्फ बैठे बैठे खाना है, राजा प्रवृत्ति के जो लोग हैं जिनके पैसा है। उसके बाद है वाइट। वाइट कॉलर कौन से होंगे? जो थर्ड टाइप की एक्टिविटी होगी, कुशल कर्मी होंगे। कुशल कर्मी जो होंगे तीसरी, मतलब ये पहली एक्टिविटी में आएगा, ये चौथी और पांचवी में आएगा, और ये दूसरी में आएगा। और ब्लू कॉलर किस में आ जाएगा? ये तीसरी में आएगा और ब्लू कॉलर दूसरी में आ जाएगा। इस टाइप से इन कॉलर्स का जिक्र किया गया है। एक छोटा सा पॉइंट और नीचे रह गया है, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का क्या मतलब है? डिजिटल डिवाइड है अंकीय विभाजन। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास का एक विश्व स्तरीय वितरण असमान है। विभिन्न देशों में राजनीतिक सामाजिक विभिन्नताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। विकसित देश काफ़ी आगे निकल गए हैं। इसका मतलब क्या है? विकसित और विकासशील देशों में सूचना व प्रसारण प्रौद्योगिकी में अंकों में अंक कि एक देश दूसरे देश से कितना आगे निकल रहा है। एक देश ने दूसरे देश से आगे निकलने के लिए कितने अंक आगे जीते हैं, इस तरीके से किस किस एरिया में वो हमसे आगे निकल रहा है, ये चीज़ें करना, ये है डिजिटल डिवाइडेशन। ओके, इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। तो आप जब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपने घर पर रहें, और +2 क्लास है, पढ़ाई को लाइटली ना लें, हर वीडियो को देखें। फर्स्ट वीडियो से सेकंड वीडियो कनेक्टेड है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।